हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है कक्षा 12 यानी कि 12th क्लास की आरबी त्रिपाठी की जो मैथ है उसकी सीरीज़ चला रहे हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे अपने इस चैनल पर। तो अभी आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों ने जो है अभी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले देख लिए हैं। आज हम जो है अध्याय 3 यानी कि चैप्टर नंबर 3 जो है द्विआधारी संक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशंस, तो आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि इसके जो फॉर्मूले हैं या इससे संबंधित जो छोटी मोटी बातें हैं, परिभाषा हैं, उसको हम क्लियर करेंगे, बेसिक तैयार करेंगे इसका हम। ठीक है, बाकी आने वाली वीडियोस में हम जो है फॉर्मूले के बाद चैप्टर्स को भी क्लियर करेंगे, सभी क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, जिससे आपकी जो आरबी त्रिपाठी की मैथ है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। तो लॉकडाउन का बहुत बढ़िया तरीके से आप घर बैठकर अच्छा उपयोग करिए समय का अपना, और अच्छे से पढ़ते रहिए आप। और अगर चैनल को आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए आइए देखिए, अब हम बढ़ते हैं आगे अध्याय 3 की ओर। तो द्विआधारी संक्रिया आपके सामने है, द्विआधारी संक्रिया। ठीक है ना। तो अब ये होती क्या है भाई, आपने संक्रिया तो सुना होगा, संक्रिया तो आप जानते होंगे भाई, प्लस माइनस इनटू और भाग, ये चार तरह की संक्रियाएं जो हैं, ऑपरेशन जो हैं, हम करते आ रहे हैं गणित के अंदर। ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, अब यहाँ पे द्विआधारी इसमें लगा दिया है आगे। तो अब द्विआधारी संक्रिया क्या है, ये हम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे परिभाषा में क्या लिखा है कि यदि कोई अरिक्त समूह है या समुच्चय है, तब एक फलन एफ सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए को द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल सी एक परिभाषा लिखी हुई है कि ये है क्या, अब हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए इन्होंने कहा है कि एक सेट ए है यानी कि समुच्चय है ए, जिसके अंदर कोई ना कोई अवयव तो होंगे ही। ठीक है ना। अरिक्त है मतलब कि भरा हुआ है। और ये किस प्रकार से है कि भाई एक फलन है इसके अंदर, ए के अंदर, जो ए क्रॉस ए के अंदर से अवयव को लेता है और उसका जो आंसर देता है वो क्या देता है, वो भी ए के अंदर ही आता है। यानी कि मान लीजिए एक सेट है ए, ठीक है, और ए सेट के अवयवों का जो संक्रिया द्वारा, यानी ए सेट के जो अवयव हैं उनको ए सेट के ही अवयवों के साथ, ठीक है ना, क्रॉस कराया जाता है। यानी कि इनमें कोई बीच में संक्रिया लगाई जाती है या कोई नियम से इनको दोनों को क्रॉस कराया जाता है। तो जब इनका जो उत्तर निकलता है वो भी क्या निकलता है, उत्तर भी क्या निकलता है, ए ही निकलता है। मतलब कि वही अवयव आएंगे जो ए के अंदर थे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए इसको हम अर्थात यहाँ पे हम इसको देखें सही से, इस परिभाषा को नॉर्मल भाषा में समझें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि कोई दो संख्याओं x तथा y के मध्य में यदि प्लस माइनस इनटू या भाग में से कोई भी संक्रिया लगाने पर प्राप्त जो परिणाम होता है, अगर उसके गुण में कोई भी परिवर्तन ना हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या हैं x व y है, मान लीजिए अगर इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया या कोई संक्रिया लगाई प्लस माइनस इनटू भाग, ठीक है, तो इन संक्रियाओं को लगाने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर का जो गुण होता है उस गुण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब परिवर्तन का मतलब जैसे कि अब देखिए, अब उदाहरण देख लीजिए, आप उदाहरण में सब समझ में आ जाएगा आपको किस तरह से इसकी परिवर्तन की बात की जा रही है। जैसे कि आपको देखिए उदाहरण में दिखाई दे रहा है, सबसे पहले लिखा है योग, यानी योग से संबंधित एक उदाहरण है। सबसे पहला यहाँ पे देखिए दो संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या क्या है, 2 है। ठीक है। अगर ये दोनों देखिए हम देख पा रहे हैं दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है यहाँ पर प्राकृत संख्या। ठीक है। n4 प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो जब दो नेचुरल नंबर्स को हम आपस में जोड़ते हैं यानी योग कराते हैं तो उससे क्या प्राप्त हो रहा है, 1 और 2 को जोड़ते हैं आप तो देखिए 3 आ रहा है। तो 3 आ रहा है मतलब ये भी एक प्राकृत संख्या है यानी नेचुरल नंबर है। तो देखिए गुण में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं आया, ये गुण था इनका कि भाई संख्याएं कैसी हैं, प्राकृत संख्याएं। तो गुण में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। योग क्या होती है, द्विआधारी संक्रिया होती है। ठीक है ना। इसके बाद जो प्राकृत संख्याएं जैसे 2 और 3, अगर इन दोनों का आपस में हम इंटू कराते हैं यानी गुणा कराते हैं तो भी देखिए 2 3 6 प्राप्त हो रहा है, यानी ये भी एक प्राकृत संख्या है। मतलब दो प्राकृत संख्याओं के गुणा कराने पर या योग कराने पर जो आंसर आएंगे वो भी एक प्राकृत संख्या ही होंगे। तो इसका मतलब ये कि जो प्राकृत संख्या होती हैं वो योग के लिए और गुणा के लिए क्या होती हैं, द्विआधारी संक्रिया होती हैं। ठीक है ना। तो द्विआधारी संक्रिया यहाँ पे ये हो जाएगी। इसके बाद अब देखिए भाग के लिए चेक करते हैं। तो भाग में देखा कि आपने 2 और 3 का जब भाग कराया गया, ठीक है, दोनों प्राकृत संख्या है, लेकिन डिवाइड कराने पे क्या बन रहा है, 2/3 बन रहा है। तो 2/3 यानी कि बटे वाली जो संख्या होती है वो कभी भी क्या नहीं होती, प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है। तो ये प्राकृत संख्या नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये कि अब यहाँ पे प्राकृत नहीं आया, क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। बटे वाली संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं या रैशनल नंबर बोलते हैं हम लोग।
ठीक है। तो अब यहाँ पे गुण में क्या हो गया, परिवर्तन, मतलब कि जो भाग के लिए क्या है, ये द्वि आधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर भाग के लिए क्या नहीं है, द्वि आधारी संक्रिया नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आप जो घटाने के लिए संक्रिया लगी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं घटाना, तो 2 और 3 जब घटाते हैं तो माइनस का 1 निकल के आ रहा है, यानी कि प्राकृत संख्या भाग और घटाने के लिए द्वि आधारी संक्रिया नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिए, द्विआधारी संक्रिया आप समझ गए होंगे कि दो संख्याओं के बीच में यदि प्लस माइनस जोड़ घटाना भाग गुणा अगर किसी प्रकार की कोई संक्रिया लगाई जाए और उससे जो आंसर प्राप्त होगा अगर उसमें गुण में परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, ठीक। ये आप समझ गए। चलिए आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है इससे संबंधित तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, उसका आंसर आपको अगली वीडियो में दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए आगे देखते हैं, द्विआधारी संक्रियाओं गुणधर्म समझ लेते हैं। कुछ छोटी सी वीडियो रहेगी ये आपकी, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, छोटी मोटी बातें हैं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट रखती हैं, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं तो द्विआधारी संक्रियाओं के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ पे क्रम विनिमय गुणधर्म आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। तो क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है, यानी कि कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्रम विनिमय को कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अब ये क्या होती है, तो क्रम विनिमय का मतलब होता है यहाँ पर कि ए क्रॉस बी इंटू बी क्रॉस ए, ठीक है। मतलब ये जो स्टार बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये स्टार दर्शा रहा है संक्रिया के लिए, किसके लिए दर्शा रहा है, संक्रिया के लिए दर्शा रहा है, ठीक है। तो क्रम विनिमय का मतलब ये हो गया कि जब ए मान लीजिए ए प्लस बी करते हैं तो उससे जो आंसर आएगा वही बी प्लस ए करने पर भी आएगा, ठीक है। तो इनको अपोजिट करके आप जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना इस तरह से आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो योग और गुणा के लिए है वैसे तो ये, बाकी माइनस और भाग के लिए ये यहाँ पे क्रम विनिमय में जो गुणधर्म है वो यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने देखा है माइनस और भाग के लिए द्विआधारी संक्रिया फॉलो नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसके बाद हम आगे जाते हैं तो साश्चर्य गुणधर्म है यहाँ पर एक द्विआधारी संक्रिया का एक ये भी गुण है साश्चर्य गुणधर्म, या इसको एसोसिएटिव भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है हमको, या 3 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ए अगर स्टार बी है यानी ए और बी के बीच अगर संक्रिया हम करते हैं किसी प्रकार की और फिर इसके बाद सी लगाते हैं साथ में, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्लस और इनटू के लिए यूज हो जाएगी, बाकी माइनस और भाग के लिए यूज नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। ये हो गया साश्चर्य गुणधर्म। इसके बाद है कि तत्समक गुणधर्म की बात हम करें तो तत्समक गुणधर्म होता है कैसा कि एक तत्समक अवयव होता है, जैसे जो ई यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह है तत्समक अवयव। इसका मतलब ये है कि ये तत्समक अवयव या तो 1 होता है या फिर 0 होता है, ठीक है। तो ऐसा अवयव जिससे किसी संख्या को हल करने पर या गुणा करने पर या फिर जोड़ने पर, ठीक है, वो क्या करे, वही आंसर दे हमें जो संख्या पहले से थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए स्टार ई या फिर ई स्टार ए लिखते हैं तब भी आंसर क्या निकल के आ रहा है, ए ही प्राप्त हमें हो रहा है, ठीक है। तो ए आ रहा है मतलब आप समझ गए हैं कि भाई ऐसी संख्या जिससे गुणा करने या जोड़ने पर वही आंसर हमें प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए 2 है, ठीक है, अगर मान लीजिए 2 लिखा है और 2 में अगर प्लस करा जाए क्या 0, तो 0 यहाँ पे क्या है, तत्समक अवयव है, क्योंकि ये क्या आंसर दे रहा है, हमें 2 ही आंसर दे रहा है, ठीक है। तो सेम आंसर दे रहा है। ऐसी अगर मान लीजिए 2 इंटू, इसको मैं साफ कर लेता हूँ पहले, देखिए अगर मान लीजिए 2 इंटू 1 किया जाए तो फिर तब भी क्या आ रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। मतलब कि ये 1 यहाँ पे क्या हो गया, गुणा के लिए तत्समक अवयव है, और जो 0 था वो योग के लिए क्या है, तत्समक अवयव है, यानी कि आइडेंटिटी वैल्यू है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए अगली हम जो गुणधर्म देखेंगे, अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी बाइनरी ऑपरेशंस की, तो वो क्या है देखिए व्युत्क्रमणीय गुणधर्म। तो व्युत्क्रमणीय गुणधर्म जो है इसको हम कहते हैं इन्वर्टिबल, ठीक है, इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी। तो ये क्या होती है देखिए, ये होती है जैसे मान लीजिए ए स्टार अगर बी करते हैं तो ए स्टार बी इक्वल टू बन जाता है ई, फिर इक्वल टू है बी स्टार ए, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है क्या लिखा है देखिए बी ए का प्रतिलोम होगा। ई का मतलब आप समझ रहे हैं, ई का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए 1 ले लेते हैं हम सामने, तो यहाँ से ये जो ए है बी इसके अपॉन में हम भेज सकते हैं 1 के अपॉन में, ठीक है ना। तो कहने का मीन ये है कि भाई ए स्टार बी इक्वल टू अगर ई लिखा है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो बी है वो ए का क्या है, प्रतिलोम है, ठीक है ना। बी को ए का क्या कहेंगे, हम प्रतिलोम कहेंगे, और जो ए होगा यहाँ पर वो व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा, ठीक है। तो व्युत्क्रमणीय गुणधर्म ये कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हम आगे बात करते हैं द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या।
तो द्विआधारी जो संक्रियाएं होती हैं उनकी संख्या कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस पता करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यदि ए कोई परिमित समुच्चय है, यहाँ पे ए क्या है, एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय का मतलब होता है जिस ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों को हम गिन सकते हो, ठीक है ना, तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। तथा जिसमें अवयवों की संख्या क्या है, n है, अवयवों की संख्या n है, ऐसा हमने मान लिया है। द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या क्या हो जाती है फिर, n का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी n की पावर 2 हो जाती है यहाँ पर। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए, इससे और आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए तो इसमें क्या दिया है, देखिए यहाँ पे एक मान लिया एक क्या सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं 1 2 3। अब इसमें जो अवयव है यानी इसके एलिमेंट्स की संख्या कितनी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n = 3, यानी 3 इसके एलिमेंट्स हैं। अब जब हम इनके संख्याओं की संख्या निकालते हैं, ठीक है, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या निकलेगी तो क्या निकलेगी, n की पावर 2, ठीक है, n टू दी पावर क्या यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें मान रख दीजिए आप, n की जगह पे 3 लिखा है आपने, देखिए 3 का स्क्वायर क्या बन गया ऊपर 9, 3 की पावर 9 हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए चलिए आगे हम अगली प्रॉपर्टी है अपनी उसको देख लेते हैं। तो समवर्ग गुणधर्म, अगली जो गुणधर्म है या अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, समवर्ग गुणधर्म यानी क्लाउजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो क्लाउजर प्रॉपर्टी है, इसमें क्या रहता है, क्लाउजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि दो नंबर्स का या दो संख्याओं के बीच में संक्रिया लगाने पर वही आंसर प्राप्त हो रहा हो जो पहले गुण था उनका, ठीक है ना, यानी गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर A क्रॉस B कराया जाता है तो उत्तर क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर के 2 एलिमेंट्स लिए हैं आपने तो आगे जो आंसर आएगा वो भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या ही आना चाहिए, ठीक है। तो समवर्ग गुणधर्म ये कहलाता है, यानी क्लाउजर प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके बाद हम आगे देखिए छोटी सी एक और संक्रिय सारणी कैसे बनाते हैं। अगर संक्रिय हमें सारणी बनाना है तो उसे किस तरह से बनाई जाती है वो हम देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक सेट दिया है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6, ठीक है। तो संक्रिया क्या कह रहा है, संक्रिया लगाना है आपको इनके बीच में HCF की, यानी कि जो HCF मीन्स यहाँ पर जाता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक यहाँ पे करना है। तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है HCF लिखा है, इसके सामने 2 4 6 एलिमेंट्स लिख दिए हमने, और नीचे की तरफ भी 2 4 6 एलिमेंट्स लिख दिए, यानी A क्रॉस A कराया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए तो संक्रिया लगा दी गई है। अब इसमें देखिए 2 के साथ में 2 का HCF देखेंगे तो 2 और 2 का HCF क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखेंगे 2 के साथ में एक बार 4 का HCF तो क्या आएगा, 2 और 4 का HCF, मतलब कि 2 और 4 किससे कट जाएगा, कौन सी सबसे छोटी संख्या से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ठीक है। तो 2 आ जाएगा HCF, या अधिक बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको काट सकती है वो 2 है, ठीक है ना। अब इसका 2 और 6 का अगर हम देखें तो दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 आ गया, इसका भी HCF। तो इसी प्रकार देखिए सभी के साथ में हमने लिया, एक बार 4 के साथ में 2 को लिया, ठीक है ना, एक बार ये 4 और एक बार ये 2 के साथ में लिया तो इसका भी क्या आया, 2 आया। एक बार 4 और 4 को लिया तो इसका HCF कितना आएगा, 4 आएगा। एक बार 4 के साथ 6 को लेंगे आप तो भी इसका HCF क्या आएगा, यहाँ पे 4 और 6 दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं इसलिए 2 आ जाएगा। तो इस तरह से इन संक्रियाओं को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में केवल इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट यदि रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर लिख सकते हैं, बता सकते हैं हमें। और कुछ अगर आप अपने हिसाब से कुछ चाहते हैं वीडियोस बनवाना तो हम उसको भी बना देंगे, ठीक है ना। किसी डाउट पे अगर आपको कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें सभी दोस्तों के साथ, है ना। जो भी कुछ गांव में बच्चे हैं, कुछ ऐसे स्थानों पर रहते हैं कुछ बच्चे जिनके पास अभी पढ़ाई का साधन नहीं है कुछ, तो वो मोबाइल्स के थ्रू आसानी से घर बैठे पढ़ सकें, इसलिए ये वीडियो को आप शेयर जरूर करिए सभी के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट मैथ्स करने वाले हैं RB त्रिपाठी की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ में बेल आइकन दबाना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।